यूपी रोडवेज की बस का सफर चंद मिनटों में बना मौत का सफर। हम लोग जब आए तो उस समय आग लग रही थी, मतलब आग लग चुकी थी। यात्री चीखते रहे, बस फिर भी दौड़ती रही। क्योंकि बस है करीब 55 सीटर बस होती है, पूरी बस भरी हुई थी, कोई खड़ा नहीं था, तो हम मान के चल रहे हैं करीब 50 के आसपास रहे हैं। लापरवाह सेवा की खौफनाक तस्वीर। देखते ही देखते हुई कई जिंदगियां खाक। अकस्मात एक पेट्रोल पंप के सामने जो है बस में आग लग गई है। 7 लोगों की तो मौके पर डेथ हो गई है और उनकी बॉडी काफी धंस गई है। बेगुनाह यात्रियों का आखिर कातिल कौन? मेरे पास भी शिकायत आई थी कि कोई एक सिलेंडर रखा हुआ था और लेकिन सिलेंडर के विषय में जो जानकारी किया वहाँ पे देखा गया सिलेंडर फूटा नहीं है और मैंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। बद इंतजामी की द बर्निंग बस। अमेठी में एक बस 8 लोगों की चिता बन गई, पर क्या इस हादसे के बाद किसी ने भी सबक लिया? यात्री या यूपी रोडवेज के कर्मचारी, क्या कोई भी कहीं भी इस दर्दनाक हादसे के बाद जागा है? जी संगम की टीम ने हादसे के बाद प्रदेश के कुछ बड़े जिलों का रियलिटी चेक किया और जो नतीजा सामने आया उसे आप भी देखिए। अमेठी में हुए बस हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उनके उस सफर का जो भगवान भरोसे है। बड़ी दीदी पता नहीं जिंदा मर गए। जी संगम की टीम ने यूपी रोडवेज की बसों, बस अड्डों और बस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक किया तो लापरवाही और बद इंतजामी एक बार फिर सामने आई। कानपुर यूपी के सबसे बड़े शहरों में शुमार कानपुर से रोजाना हजारों की तादाद में यात्री बस से सफर करते हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? क्या यात्रियों के सामान की तलाशी होती है? क्या बसें मानकों के अनुरूप हैं? इन सवालों के जवाब जी संगम की टीम ने अपने कैमरे में कैद किए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं एक बस जो लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बस जा रही है। यहाँ पर किस तरीके से सामान रखा हुआ है। अब इस सामान में क्या कुछ हो सकता है किसी को भी नहीं मालूम है। ये जो बोरियां रखी हुई हैं, जैसे देखिए इतनी बड़ी, इसमें सिलेंडर आसानी से आ सकता है। इस तरह के तमाम ऐसे सामान हैं जिसमें कोई भी कुछ भी छिपाकर ले जा सकता है। दरअसल जिस तरीके से जब सवारियां गाड़ियों में बैठती हैं तो चालक और परिचालक या फिर रोडवेज परिवहन का महकमा कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि आखिर इनमें किस तरह का सामान है। ना ही उसकी प्रॉपर कोई चेकिंग होती है और ना ही गाड़ी में अग्निशमन के कोई भी यंत्र उपलब्ध होते हैं। जरा पहले इस पूरी गाड़ी को देखिए। इस पूरी गाड़ी में कहीं पर भी कहीं से भी कोई भी फायर इक्विपमेंट नहीं है जिसके चलते अगर कोई आग की दुर्घटना होती है तो उसको रोका जा सके। यानी कि जो यात्रियों की सुरक्षा वो भगवान भरोसे है। आप कंडक्टर हैं यहाँ पर? ये तो ये जो सामान लाते हैं आप लोग, क्या सामान लाते समय आप चेक करते हो उसमें क्या कुछ है? ऐसा होता है कि जैसे सामान जो है ये कार्गो बुकिंग सेंटर इन्होंने खोल रखा है, तो ये लोग जो है अपना बुक करके रखवा देते हैं। कुछ सामान ऊपर रहता है, कुछ नीचे रहता है। कानपुर से सोनोली जाने वाली 500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली इस बस में मौजूद कर्मचारी कितने सतर्क हैं, ये भी देखिए। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई हादसा होता तो हादसे से रोकने के लिए अग्निशमन यंत्र वगैरह गाड़ी में कुछ मौजूद है? नहीं, गाड़ी में लगा था, लेकिन इस समय नहीं है। पहले जब ये गाड़ी आई थी तो 2-3 महीना पहले इसमें जो है एक सिलेंडर रखा हुआ था, अग्निशमन वाला सिलेंडर इसमें था। अब कहाँ गया? अब वो एक्चुअली में गाड़ी जो है 2 महीना पहले ये जो है एक्सीडेंट हो गई थी। कहाँ से कहाँ जाती है गाड़ी? ये कानपुर से सोनौली जाती। सोनौली जी। कितने किलोमीटर की यात्रा करती है? ये 500 किलोमीटर का एक तरफ से। बिल्कुल, तो ये हालात उस रोडवेज बस के जो 500 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी कि लंबी दूरी की बस है
और यहाँ पर इस बस में लगभग 40-45 यात्री इस बस में अमूमन सफर करते हैं और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये सामान इस कदर है कि यहाँ पर कोई भी सिलेंडर जैसी कुछ भी चीजें छुपाकर आसानी से ले जा सकते हैं। वो अलग बात है कि कंडक्टर इस चीज को जो है कह रहे हैं कि हम सारे सामान को चेक कर लेते हैं, लेकिन शायद अगर वास्तव में इन सामानों को चेक किया गया होता तो अमेठी जैसी दर्दनाक घटना नहीं होती। गोरखपुर। उधर गोरखपुर में भी रियलिटी चेक के दौरान साफ हो गया कि खुद कंडक्टर और ड्राइवर को भी नहीं पता होता कि यात्रियों के सामान में क्या है। यहां बसों में दिखी तो सिर्फ खचाखच भरी भीड़। वो पैसेंजर का सामान है। अब वही गत्ता होता है, अब उसका अंदर नहीं बता सकते क्या है, दवाई है क्या नहीं, अभी हम नहीं बता पाए। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां भी लापरवाही दिखाई पड़ी। जी संगम की टीम ने अपने रियलिटी चेक में पाया कि बसें ओवरलोड है, जिससे हादसे की संभावना है। वहीं बड़े सामानों की चेकिंग नहीं होती। चेकिंग के साथ आप नहीं, बैग खुलवा के नहीं देखा जा सकता। बैग खुलवा के नहीं देखा। वैसे जैसे कोई गंभीर घटना हो गई उसमें देख सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि कहीं कोई गंभीर घटना हुई है तो उसमें, लेकिन इससे जो है सवारी ऐतराज करेगी। ये सच है उस रियलिटी चेक का जिसे जी संगम की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। ये तस्वीरें उस घटना के बाद की हैं जब अमेठी में एक चलती बस लोगों की चिता बन गई। ऐसे में सवाल ये कि कैसे लापरवाही पर लगेगी लगाम और कैसे होगा बस का सुरक्षित सफर। कानपुर से ब्रजेश श्रीवास्तव, गोरखपुर से प्रदीप तिवारी और गाजियाबाद से यादराम भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके बारे में आपको और भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा के कोसी कला इलाके में गैंगरेप पीड़ित ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस के रवैये से पीड़ित भड़क गई और उसके बाद उसने खुद को आग लगाई। इसे गंभीर हालत में दिल्ली की तरफ रेफर कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने ये कदम उठाया। विपिन सिंह मथुरा से जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए। विपिन, पूरी खबर जानना चाहेंगे आपसे। आलू जी, मैं बता दूं आपको कि मथुरा के थाना कोसी कला इलाके की ये वारदात है। वारदात रविवार को हुई है जब एक नाबालिग पीड़िता अपने घर से शौच के लिए गई थी। तभी गांव के ही 5 नामजदों ने उसको घेर लिया और उसके साथ दुराचार किया। जिसके बाद में पीड़िता को नामजद जो आरोपी थे वो पीड़िता और उसके परिवार को धमका रही थी कि पुलिस में शिकायत न करे। किसी तरह से जब मामला आज पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, उससे पहले ही पीड़िता ने अपने आप को आग लगा ली, जिसके बाद वो 70% जल गई है और उसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है? 5 आरोपी हैं, गांव के ही आरोपी हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आगरा मंडल के जो डीआईजी हैं वो मौके पर हैं। उन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। जिस तरह से ये वारदात की गई है उससे में 3 जो आरोपी हैं वो खुद में माइनर हैं। ये सबसे बड़ा इस मामला है। पीड़ित की इस वक्त हालत कैसी है? ये भी खबर है कि उसको दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, वो पीड़िता 70% से ज्यादा बर्न है और उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी उसकी हालत में कोई सुधार कहीं भी नहीं जा रहा। इस मामले में पीड़ित के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? अभी पीड़ित के परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एफआईआर लॉन्च कर ली है। इसमें 376 डी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पॉस्को लगाया गया है और 5 आरोपियों से और भी मौके से जो भी सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं वो पुलिस एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। पीड़ित कितने फीसदी चली है? डॉक्टरों का क्या कहना है? पीड़ित 70% चली है। जो यहाँ के स्थानीय डॉक्टर थे, जो सबसे पहले यहाँ जो लोकल हॉस्पिटल्स में लाए थे, वहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित 70% से ज्यादा जली हुई है। इसी वजह से उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। जो ये इसने आत्मदाह की कोशिश की, क्या ये इसने पुलिस वालों के सामने ही कहीं थाने में ही कहीं की है? हाँ नहीं, ये जो वारदात किया है उसने अपने जो आत्मदाह किया है वो अपने घर पर ही की है। ये वारदात 2 जगह हुई है। जो रेप की वारदात हुई है वो सोच को जाते हुए हुई है और जो अपने साथ में उसने खुद को आग लगाई है वो अपने घर पर की है। क्योंकि जो पीड़ित आरोपी पक्ष था वो पीड़ित के पक्ष परिवार पर लगातार दबाव बना रहा था कि पुलिस में किसी तरह शिकायत न कर पाए। जी, तो ये इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। तो ये घटना के कितने घंटों बाद अब ये पूरा इसके बाद ये वाकया सामने आया है? हाँ, ये देर शाम पुलिस के पास में जब उसके पीड़ित के परिजन शिकायत करने आए और उसके बाद जब पुलिस में शिकायत कर रहे थे, इसी दौरान पता चला कि पीड़िता ने खुद को आग के हवाले कर दिया। जब वो वापस पुलिस के साथ गांव में गए हैं
तो देखा कि पीड़िता बुरी तरह जल चुकी थी, 70% से ज्यादा जल चुकी थी। उसे तत्काल यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। जी, नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हम अमेठी की कर रहे थे, बस में लगी आग की कर रहे थे। अमेठी में आग की लपटों ने एक बस के साथ कई जिंदगियों को जलाकर खाक कर दिया। मृतकों की शिनाख्त शुरू हो गई है, मुआवजे का ऐलान भी हो गया है, लेकिन सवाल ये कि हादसे की असल वजह क्या है। सवाल ये भी है कि यूपी रोडवेज ऐसे हादसों पर कितना सतर्क है। यूपी रोडवेज की चलने वाली क्या सभी बसें मानकों के अनुरूप है? क्या सभी बसें इतनी मेंटेन है कि हादसों की सूरत में यात्री बस से आसानी से बाहर निकल सके? अमेठी में हुए बस हादसे की भेंट चढ़े लोगों की पहचान हो गई है। यूपी रोडवेज की लापरवाही की शक्ल में सामने आई इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों में 6 की पहचान हो गई है, जिनमें सुल्तानपुर के 2, अमेठी के 2 और फैजाबाद के 2 लोग शामिल हैं। और जो मौके पे हम लोग गए थे, हमारे कप्तान साहब गए थे, तो वहाँ पे जो देखे कि 7 लोगों की तो मौके पे ही डेथ हो गई है। उनकी बॉडी काफी झुलस गई है और उन बॉडी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि वो किसकी डेड बॉडी है। बताया जा रहा है कि हादसा बस में अचानक लगी आग से हुआ है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर बस में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि चलती बस में आग कैसे लग गई? क्या बस में कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा था? बस का दरवाजा बंद क्यों था? क्या बस में कोई अग्निशामक नहीं था? आपातकाल में बस से यात्रियों को निकालने के क्या इंतजाम थे? बस में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल कई हैं, लेकिन बदइंतजामी और लापरवाही की शक्ल में सामने आए इस बस हादसे के बाद प्रशासन का वही रटा रटाया जवाब है। सवाल यही है कि आखिर किस सुविधा का हवाला देकर यूपी रोडवेज की जर्जर हो चुकी बसों को दौड़ाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सूबे की सड़कों पर करीब 60% ऐसी बसों को यात्रियों की सेवा में लगाया गया है, जिनका तकनीकी आधार मानकों के अनुरूप नहीं है। बावजूद इसके जानवरों की तरह यात्रियों को इन बसों में भर लिया जाता है। हैरानी तो तब होती है जब इस तरह के हादसों के बावजूद विभाग के किसी अधिकारियों को इनकी जानकारी तक नहीं होती है। जी मीडिया की टीम ने जब परिवहन विभाग और कंट्रोल रूम का जायजा लिया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। हम इस वक्त खड़े हैं परिवहन निगम के एमडी के कार्यालय के बाहर। मुकेश मेश्राम एमडी हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने की कि आखिर अमेठी में जो हादसा हुआ वो किसकी लापरवाही से हुआ, कैसे हुआ। हमें ये बताया गया कि मुकेश मेश्राम अपने कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ से हमें औपचारिक प्रतिक्रिया मिल सकती है। इससे पहले हम प्रमुख सचिव कुमार अरविंद सिंह देव के पास भी गए थे, उनसे भी हमें करीब आधे घंटे इंतजार के बाद मुलाकात हो पाई। जब बात हुई तो उनको अमेठी की घटना के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये संवेदनहीनता है उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की, उस विभाग के प्रमुख सचिव के बारे में इतनी बड़ी ट्रेजेडी की जानकारी नहीं है। जब दूसरी ओर मुख्यमंत्री की ओर से सहायता राशि का, मुआवजा का ऐलान कर दिया जाता है, जो 7 मृतक परिवार हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए, जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख रुपए, जो कम घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारियों को ये तक जानकारी नहीं है कि अमेठी के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है। विभाग खामोश बैठा हुआ है, विभाग के हेल्पलाइन नंबर खामोश बैठे हुए हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं है, एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। और ये नजारा सीधे तौर पर परिवहन विभाग के इस कार्यालय में दिखाया जा रहा है। ये टोल फ्री नंबर है जिसको डायल करके सरकार ये उम्मीद करती है कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन ये टोल फ्री नंबर कितना काम करते हैं ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये अधिकारी भी ये बार बार इस कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उस तस्वीर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो तस्वीर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। ना अधिकारी मौजूद है, जो मौजूद है उनके पास कामकाज नहीं हो, अपने निजी कामों में व्यस्त है या फिर उनको जानकारी नहीं है। भ्रष्ट तंत्र और कुव्यवस्था का आलम यह है कि ऐसे हादसों के बाद कार्रवाई की बात तो जरूर की जाती है, लेकिन न तो इन बसों की सुरक्षा को लेकर आरटीओ सख्त होता है और न ही शासन प्रशासन का ही इनकी बदहाली पर ध्यान जाता है। नतीजा ये कि साल दर साल ऐसे हादसों को न्योता देकर बेगुनाहों की बलि ले ली जाती है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सच से पर्दा उठाने की जी संगम की मुहिम को लोग लगातार सराह रहे हैं।
यूपीपीसीएल में फैले भ्रष्टाचार की कलंक कथा जनता के सामने है। वहीं अब बिजली घोटाले में नया मोड़ आया है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली नियामक आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया है। इस प्रत्यावेदन में पूरे प्रदेश में बिलिंग घोटाले की सीएजी ऑडिट से जांच कराने की मांग की गई है। जी संगम की मुहिम, यूपी के जिलों का सच, जनता की जुबानी, यूपीपीसीएल की कलंक कथा, परत दर परत सामने आती सच्चाई यूपीपीसीएल की कलंक कथा को उजागर करती है। 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अब तक ठीक से अंदाजा भी नहीं लग पाया है। लेकिन जी संगम की मुहिम के साथ जुड़ी जनता ने साफ कर दिया है कि ये घोटाला प्रदेश के हर कोने तक फैला है और इसका दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। जी संगम ने अपनी इस मुहिम के तहत यूपी के कई जिलों में जाकर लोगों से बात की, जिसके बाद भ्रष्टाचार की पोल खुद आम जनता ने खोली। वहीं अब बिजली घोटाले में नया मोड़ आ गया है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली नियामक आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया है। इस प्रत्यावेदन में पूरे प्रदेश में बिलिंग घोटाले की सीएजी ऑडिट से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही सीएजी रिपोर्ट आने तक बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठाया गया है कि एचसीएल कंपनी को कौन अफसर या राजनेता संरक्षण दे रहा है, जिसकी वजह से उसे किसी का डर नहीं है और कंपनी मनमानी कर रही है। उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि अगर सीएजी ऑडिट हो तो ये घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इसी बात देखिए, वर्तमान में जो बिजली घोटाला हुआ है बहुत बड़ा घोटाला है और इससे आने वाले समय में जो प्रदेश के उपभोक्ता वो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर हम माननीय नियामक आयोग में सिक्योरिटी से मिले थे और वहां पर एक जनहित प्रत्यावेदन दाखिल किया और हमने यह डिमांड उठाई है कि यह घोटाला लगभग 1000 करोड़ के ऊपर जाएगा अगर इसकी सीएजी ऑडिट करा ली जाए। तो आयोग से हमारी मांग है कि पहले इसकी सीएजी ऑडिट कराई जाए और पता चल जाए कि कितना बड़ा ये घोटाला है और तब तक जो बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित है उस पर अविलंब रोक लगा दी जानी चाहिए। जी संगम की इस मुहिम को लेकर जहां आम जनता घोटाले की जांच की मांग कर रही है, वहीं मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। सर, ये जांच होनी चाहिए। दरअसल जब विपक्ष में थे अखिलेश यादव जी, तो खुद चाहे ट्रांसफार्मर घोटाला रहा हो, चाहे बिजली की खरीद को लेकर मामला रहा हो, वो हम सारे लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाते थे। स्थिति ये हो गई कि बिजली के बिल के जो घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं, केवल 2 डिवीजन के जो जानकारियां हैं उसके आधार पर यह है ये तो हजारों करोड़ का घोटाला है और बिना गठजोड़ के, बिना सिंडिकेट बनाए ये काम संभव नहीं था। इस बीच ये भी खबर है कि एसटीएफ ने मामले की जांच तेज कर दी है। बिल घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों को एसटीएफ रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इसके साथ ही गाजियाबाद के 2, बुलंदशहर के 1, नोएडा के 1 और मेरठ के 1 केस पे जांच भी तेज कर दी गई है। साथ ही एसटीएफ ने यूपीपीसीएल से बिलों की गड़बड़ी से जुड़े सभी मुकदमों का ब्यौरा मांगा है ताकि दर्ज मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, सी मीडिया। और लखनऊ से एक बड़ी खबर। लखनऊ में केबल चोरों ने बालाघाट सब स्टेशन पर 33 केवी के दोनों तारों को काट दिया। चोरी की कोशिश के दौरान केबल में आग लग गई और केबल काटने वाला भी बुरी तरह से झुलस गया। झुलसी हालत में केबल काटने वाले जो दूसरे बाकी चोर थे वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, जी मीडिया संवाददाता। अवनीश, पूरी खबर क्या है? देखिए, 33 केवी के केबल थे जो सब स्टेशन के इलाके से जो गुजर रहे थे। बालाघाट के पास लखनऊ में ये घटना हुई। चोरों द्वारा जो है इस केबल को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया और उसी दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जो इस तरह के अपराधी थे उनको भी चोट आई है। वहां पर आग लग गई और आग लगने की वजह से भी काफी केबल जो है क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के इलाकों में विद्युत आपूर्ति है वो भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। उसको रिस्टोर करने की कोशिश जो है वो जो यूपीपीसीएल लेसा के यहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी ओर से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए।
तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।